Hello everyone. Today we will discuss the topic quantum mechanical relativistic correction. Yesterday we have discussed the spin orbit interaction. Spin orbit interaction and spin orbit interaction. Due to spin orbit interaction, there is a term shift or the shift in energy, we can say. Okay, so we had introduced yesterday uh, term shift or energy shift in the energy of the electron, which is revolving around the nucleus. Okay, so स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कल हमने देखा था। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो टर्म शिफ्ट डेल्टा टी एल एस, ये भी हमने देखा था। और डिफरेंट जे वैल्यूज़ के लिए, यानी कि एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ के लिए, वी हैव कैलकुलेटेड दी डिफरेंट टर्म शिफ्ट्स। ठीक है, डिफरेंट टर्म शिफ्ट्स वैल्यू एंड देन उसके डिफरेंस भी हमने डेल्टा टी जो है, जो दोनों का डिफरेंस है एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ वाली वैल्यूज़ के लिए, वो भी हमने कैलकुलेट किया था। बट जो मेन हमारा टर्म शिफ्ट है वो दैट इज़ दी डेल्टा टी एल एस। ठीक है, जो ये वाला टर्म था, ये जो इक्वेशन थी, तो वो हमारा जो था वो था स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी में जो शिफ्ट आता है वो। ठीक है, तो वो तो आपका था स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो टर्म शिफ्ट आया। नाउ टुडे वी विल डिस्कस दी क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन, यानी कि जो क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन हुआ है, रिलेटिविस्टिक करेक्शन हुआ जो एनर्जी में, उसकी वजह से जो टर्म शिफ्ट्स आएंगे वो कौन से होंगे। ठीक है, हालांकि सोमरफेल्ड ने भी रिलेटिविस्टिक करेक्शन टर्म दिया है। ठीक है, और उसमें जो एनर्जी शिफ्ट या टर्म शिफ्ट वैल्यू जो है, टर्म वैल्यू या टर्म शिफ्ट, ये मैं कई बार बता रही हूँ आपको, टर्म वैल्यू या इसको हम टर्म शिफ्ट भी कहते हैं। और ये होता क्या है, ये जो एनर्जी जो होती है उसको डिवाइड कर दो एफसी से और माइनस का साइन लगा दो, ये आपका होता है टर्म शिफ्ट या टर्म वैल्यू, कि कितना जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में आता है ये, तो या मीटर इनवर्स में आता है, तो कितना जो है शिफ्ट हुआ एनर्जी का। ठीक है, तो वो हम टर्म शिफ्ट की हेल्प से निकालते हैं। ठीक, तो besides the spin orbit interaction, relativistic effect is equally responsible for energy shifts in the hydrogen atom। जो relativistic effect है, ये भी equally जो है वो energy शिफ्ट, जो हाइड्रोजन में एनर्जी शिफ्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एक तो इफेक्ट है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का, और दूसरा जो इफेक्ट है वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है। सो इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से जो एनर्जी में जो शिफ्ट आता है हाइड्रोजन एटम के, वो वो हम देखेंगे इसमें। ठीक है, और यही जो है हमारा हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर, जो आपका मेन जो टॉपिक है आपके यूनिट फर्स्ट में, जो मेन जो टॉपिक है, पहला टॉपिक जो है वो है हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली जो आपका हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो वो यहीं से स्टार्ट होता है, हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर का। ठीक है, अभी तक हमने बोहर मॉडल देखा, बोहर क्वांटाइज्ड मॉडल देखा, और दूसरा हमने सोमरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन भी देखा, बट दोनों की हमने जो है ड्रॉबैक्स भी देखे हैं। ठीक है, तो उन ड्रॉबैक्स को अब हटाते हुए ये आपके पास जो नया आया है ये है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और क्वांटम मैकेनिकल रिलेटिविस्टिक करेक्शन जो होगा, इसकी वजह से जो एनर्जी में शिफ्ट आएगा वो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, तो उससे हमें हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक, सो यही हमने लिखा है कि जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, इट इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी शिफ्ट इन दी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो रिलेटिविस्टिक हमने कल स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के लिए जो डेल्टा टी एल एस है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है इसकी वजह से जो एनर्जी शिफ्ट आती है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हम रिलेटिविस्टिक शिफ्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन को कंसिडर कर लेते हैं। तो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन सपोज ये है एच इक्वल्स टू के प्लस वी। ठीक है, और ये जो के आपको पता है हैमिल्टोनियन नॉर्मली जो होता है वो होता है पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पर जो ये हैमिल्टोनियन है वो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। तो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कैसी होगी, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी होगी।
तो अब ये जो टर्म के है ये नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हम ले रहे हैं रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन, और ये जो वी है दैट इज ओनली द पोटेंशियल एनर्जी। रिलेटिविस्टिक जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने देखा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अंडर रूट में है और माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 की पावर पूरे की हाफ, ठीक है, माइनस एम नॉट c square. So where this p is the linear momentum, m naught is the rest mass of the electron. So जो ये हैमिल्टोनियन है रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन ये हो जाएगा, इसमें k की वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो p स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 एंड इसकी पावर हाफ माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये इक्वेशन यहाँ से हमने यहाँ पुट कर लिया है काइनेटिक एनर्जी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की जगह पे, और v जो है आपका एज इट इज़, ठीक है। तो ये आप यहाँ से एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एम नॉट सी स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका वन प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 की पावर हाफ, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं, हमने एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन लिया है, तो यहाँ क्योंकि ये अंडर रूट में है तो एम नॉट सी स्क्वायर जब हमारे पास ये जो है ये अंडर रूट में है, हाफ है पावर, तो यहाँ से जब हम एम नॉट सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, और यानी कि एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो वो उसका अंडर रूट जब हम निकालेंगे तो एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बस आप यहाँ से ये कॉमन ले लो, बस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, या आप कॉपी और पेन निकालो और उसमें करो आप माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी, ओके। सो एम नॉट सी स्क्वायर और यहाँ पर ये हो गया सी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ नीचे सी स्क्वायर रह जाएगा, तो वन प्लस पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर पावर हाफ माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस वी। तो एम नॉट सी स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिया, और यहाँ वन प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला खोल लेंगे, सो वन प्लस एन एक्स माइनस एन इंटू प्लस एन इंटू एन माइनस 1, ठीक है। तो वो सब करके तो है हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी वन प्लस एन यानी कि हाफ इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस यहाँ n इंटू एन प्लस n इंटू एन माइनस 1 करेंगे तो 1/2 माइनस 1, और यहाँ पर जो है ये माइनस हाफ और प्लस हाफ हो जाएगा प्लस 1/4 और अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1/8 p पावर इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो p पावर 4 एम नॉट पावर 4 सी पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस b, ये वाला टर्म लिखा है हमने, और यहाँ पर हमने हायर टर्म्स जो है नेग्लेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये जो हम खोलेंगे जब इस इक्वेशन को, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे हम जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर पी स्क्वायर अपॉन कितना एम नॉट रह जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस ये हो जाएगा p पावर 4 अपॉन 8, और यहाँ कितना है एम नॉट पावर 4 सी पावर 4, सो ये हो जाएगा एम नॉट स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये टर्म आ गया, और एक माइनस का यहाँ पर है माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस बी, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो हमारे पास क्या रहा, ये वाला टर्म रहा, ये दो ये वाले टर्म और एक v वाला टर्म, तो कुल मिलाकर के हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नॉट माइनस पी पावर 4 अपॉन 8 एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर प्लस v, ठीक है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो देखो क्या है, ये नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी टर्म है पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नॉट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है ना पी स्क्वायर अपॉन 2 एम नॉट, और दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्स्ट्रा टर्म जो हमारे पास आया वो ये आया, so ये एक्स्ट्रा टर्म क्या है, दिस एक्स्ट्रा टर्म इज ड्यू टू द रिलेटिविटी इफेक्ट, this is due to the relativity effect, okay. So the change in Hamiltonian due to the relativity, so Hamiltonian में जो
चेंज आएगा, चेंज इन हैमिल्टोनियन ड्यू टू द रिलेटिविटी, वो क्या है? वो है ये, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो है वो क्या है? पर्टर्बेशन टर्म है, इसको हम कहते हैं पर्टर्बेशन टर्म। ये जो एक्स्ट्रा टर्म इफेक्ट, जो ये अदर इफेक्ट्स की वजह से, जो रिलेटिविटी इफेक्ट की वजह से जो टर्म आया, इसको हम कहते हैं पर्टर्बेशन टर्म, ठीक है। एनर्जी में कुछ शिफ्ट आ जाना, उसको हम कहते हैं पर्टर्बेशन। तो एनर्जी में जो शिफ्ट आया है वो है आपके पास ये, ठीक, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट, जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेल्युएटिंग। ये एक्चुअली ये वाला जो पर्टर्बेशन टर्म है, ये पर्टर्बेशन हम यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट नहीं बोल रहे हैं, बट हम इसको हैमिल्टोनियन जब हम लेते हैं तो उसमें जब हमारा कुछ शिफ्ट आता है तो उसको हम पर्टर्बेशन बोलते हैं कि ये पर्टर्बेशन टर्म है, ठीक है, इतना पर्टर्बेशन हुआ है। लेकिन जो एनर्जी शिफ्ट जो मैं कह रही थी कि एनर्जी शिफ्ट आएगी ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली इसको हम क्या कहेंगे, ये आप मतलब ये मान लीजिए कि हैमिल्टोनियन में कुछ जो है करेक्शन होगा, तो हैमिल्टोनियन में करेक्शन जो हुआ वो ये हुआ, ठीक है। तो द फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इवेल्युएटिंग इट्स एवरेज वैल्यू ओवर द अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट, it can be obtained by evaluating its average value over the unperturbed wave function। तो unperturbed wave function पे अगर हम क्या कर दें कि फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल दें ओवर द अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन। तो अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल दें ओवर द अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, तो हम एनर्जी शिफ्ट, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो द इक्विवेलेंट डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहाँ पर देखेंगे हम कि ये है हमारे पास माइनस पी टू द पावर 4 8 एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर। तो पर्टर्ब्ड वाला ये वाला है, ठीक है, अनपर्टर्ब्ड वाला जो है वो ऊपर था जो, ठीक। तो पर्टर्ब्ड वाले में हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट जो डिफरेंशियल ऑपरेटर पी, आपने ये भी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये इसको पी ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये ज़रूर लगाना। तो ये होता है, आपने पढ़ा होगा माइनस एच क्रॉस आई डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। सो द पर्टर्ब्ड पार्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये जो ये वाला है, उसका जो पर्टर्ब्ड पार्ट है, वो पर्टर्ब्ड पार्ट कौन सा होगा, जो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। तो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन कौन सा है, ये है, ठीक है। तो पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन ही आपका जो है वो पर्टर्ब्ड पार्ट है। इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर कैसे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, p पावर 4, तो इसको हमने कहा कि ये p जो ऑपरेटर है वो, इस p ऑपरेटर को हमें पता है कैसे लिखते हैं, माइनस एच क्रॉस आई डेल वाई डेल एक्स। तो इस पर्टर्ब्ड टर्म को हम ऑपरेटर के टर्म्स में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर के टर्म्स में हम जब हम इसको लिखेंगे तो p टू द पावर 4, तो p ये है तो उसकी पावर 4, यानी कि माइनस एच क्रॉस आई डेल वाई डेल एक्स की पावर 4, ठीक। तो ये आपके पास आ गया माइनस 1/8 एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर माइनस एच क्रॉस अपॉन, ये एच क्रॉस को हमने लिख दिया h/2 पाई, ठीक है, ओके, सही है, आई इंटू आईटा इंटू डेल बाई डेल एक्स पावर 4। तो ये आपके पास आ गया माइनस 1/8 एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर इंटू, यहाँ इसको खोल देंगे, ये जो ब्रैकेट में है h पावर 4 अपॉन 16 पाई पावर 4, ओके। और यहाँ आइटा का स्क्वायर खुलेगा तो -1 होगा, यहाँ माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिला के जो बाहर माइनस साइन है वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो -1/8 एम नॉट क्यूब सी स्क्वायर h पावर 4 अपॉन 16 पाई पावर 4 इंटू डेल पावर 4, ये डेल बाई डेल एक्स को हम ऑपरेटर के टर्म में, डेल ऑपरेटर के टर्म में कैसे लिखते हैं, डेल पावर 4, ठीक है। सो इफ साइन नॉट इज, एक्चुअली ये जो डेल ऑपरेटर है ये हम कब लिखते हैं, जब हम इसको 3 डायमेंशन में लिखते हैं, और अगर हमारा सिंगल डायमेंशन है, एक्स वाला कोऑर्डिनेट अगर हमने लिया है तो वहाँ पर डेल वाई डेल एक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। इफ़ साइन नॉट इज अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन, अच्छा साइन नॉट अगर हमारा अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट ड्यू टू रिलेटिविटी, तो फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट हम कैसे निकालेंगे, एनर्जी शिफ्ट हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास जो पर्टर्ब्ड जो हैमिल्टोनियन है, पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को, यानी कि आपके पास अगर जो आपको जैसे फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट निकालना है या फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन टर्म निकालना है, पर्टर्बेशन निकालना है, तो उसको कैसे निकालते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, वो होता है हमारा
साई, अब मैं इसको अनपर्टर्ब लिख रही हूँ, ठीक है, साई स्टार्ट एच यानी कि हैमिल्टोनियन है और ये हैमिल्टोनियन पर्टर्ब्ड पी लिख रही हूँ मैं इसको, ठीक है, एंड साई ये अनपर्टर्ब्ड। तो इस तरीके से, और ओवर दी होल वॉल्यूम, तो सपोज वॉल्यूम टॉ है तो टी टॉ। तो ये जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर जो पर्टर्बेशन है वो निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन या फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी शिफ्ट, इस रिलेटिविटी के कारण हम क्या कर देंगे, ये जो अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन के ओवर ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन लेकर के अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन को लेकर के, और हम क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी शिफ्ट निकाल सकते हैं ड्यू टू दिस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसको इवेल्युएट करेंगे, ये जो टर्म है इसको इवेल्युएट करेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा ये माइनस आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड पावर 4 एक्स सी अपॉन एन क्यूब 1 अपॉन एल प्लस हाफ माइनस 3/4m, ठीक है। सो हैंस दी रिलेटिविस्टिक टर्म शिफ्ट, रिलेटिविस्टिक जो टर्म शिफ्ट होगा वो होगा डेल्टा टी आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ई आर। मैंने बताया भी था आपको, जो टर्म शिफ्ट होता है वो हम निकालते हैं कैसे, डेल्टा ई माइनस ई अपॉन एच सी, ये निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं रिलेटिविस्टिक टर्म शिफ्ट, तो यानी कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण जो एनर्जी शिफ्ट आई है वो एनर्जी शिफ्ट है ये, ठीक है। तो वो डिवाइड बाई एच सी और माइनस का साइन बाहर, ठीक। तो टी डेल्टा टी आर इक्वल्स टू आर इन्फिनिटी, ये देखो अब माइनस डेल्टा ई आर अपॉन एच सी करना है, तो हमने ये पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड एच सी से कर देंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक तो देखो एच सी गायब हो गया इस वाले इक्वेशन में, और एक माइनस साइन है यहाँ पर, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास जब हमने इसको माइनस एच सी से डिवाइड कर दिया कुल मिला के। तो ये आपके पास जो टर्म शिफ्ट आया है ये रिलेटिविस्टिक टर्म शिफ्ट आया है, ठीक है। तो एक कौन कौन से इफेक्ट हमने बोले, एक तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वाला, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो टर्म शिफ्ट आया वो, और एक जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण जो टर्म शिफ्ट आया है वो, ये दोनों टर्म शिफ्ट मिल करके या ये दोनों जो शिफ्ट आया एनर्जी में ये हमें देंगे टोटल शिफ्ट। टोटल शिफ्ट जो होगी एनर्जी में हाइड्रोजन एटम की वो कितनी होगी, ठीक है। तो वो अब हम निकालेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर मैंने बोला था आपको, जब हम कोई स्पेक्ट्रल लाइंस किसी एटम की स्पेक्ट्रल लाइंस को जो है वो हाई रिजोल्यूशन में देखते हैं तो उसमें हमें ये दिखेगा कि वो स्पेक्ट्रल लाइन एक लाइन ना होकर के कई लाइंस हैं, ठीक है। तो वही क्या है, उस एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको हम कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर, वो फाइन स्ट्रक्चर है। तो वही फाइन स्ट्रक्चर हमने देखना है, क्योंकि जो हम हाई रिजोल्यूशन में जब देख रहे हैं तो वो जो स्प्लिटिंग्स आ रही हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की वो किस वजह से आ रही हैं, वो कितनी आ रही हैं, तो वो कैसे निकालेंगे हम, वो हमने देख ली किस वजह से आ रही है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण, ठीक है। और कितनी आ रही है वो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये जो टर्म शिफ्ट, टोटल टर्म शिफ्ट है वही हमारा जो है कितनी शिफ्ट हुई, ठीक है। तो कितनी शिफ्ट हुई, सो नेट टर्म शिफ्ट। तो नेट टर्म शिफ्ट जो होगा वो कौन कौन सा होगा, इट इज ड्यू टू दी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन यानी कि डेल्टा टी एल एस एंड द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो हमारे पास हमने अभी कैलकुलेट किया है, वो है डेल्टा टी आर, और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो टर्म शिफ्ट है वो डेल्टा टी एल एस है, ठीक है। सो दीज आर दी फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शंस ड्यू टू द डिफरेंट इफेक्ट्स। सो डिफरेंट इफेक्ट्स के कारण जो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन है वो यही है, ठीक है। तो डेल्टा टी एल एस जो है आपके पास, देखो कल वाली जो लेक्चर है उसमें आप देखेंगे जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो टर्म शिफ्ट है वो है इतना, वो हमने ये कैलकुलेट किया था, ठीक है। और जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के कारण जो टर्म शिफ्ट है वो हमारे पास अभी हमने निकाला है, वो ये है, ये इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देंगे क्योंकि हमें टोटल टर्म शिफ्ट निकालना है, तो हम निकालेंगे डेल्टा टी एल एस प्लस डेल्टा टी आर। तो डेल्टा टी एल एस हमने कल निकाला था वो ये है, और डेल्टा टी आर जो हमने अभी निकाला इक्वेशन 1 वो ये है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे जब, तो आप देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो इस वाले, पहले इस वाले कांस्टेंट टर्म में देखेंगे हम, तो ये देखो आर इन्फिनिटी कॉमन है, अल्फा स्क्वायर कॉमन है, जेड पावर 4 कॉमन है, और अपॉन में देखो यहाँ पर केवल एन क्यूब कॉमन है, ठीक है।
तो ये सब कॉमन लेकर के, और ये देखिए आपकी ये वाला टर्म तो है पॉजिटिव और ये वाला टर्म है नेगेटिव, तो हमने क्या करा, आर इन्फिनिटी अल्फा स्क्वायर जेड पावर 4 अपॉन एन क्यूब तो कॉमन ले लिया, और पहले वाली जो ये दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें देखो क्या है, 1 अपॉन एन प्लस हाफ। ठीक, पहले हमने पॉजिटिव टर्म लिख दिया ये, उसके बाद यहाँ से नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने केवल कांस्टेंट टर्म जो है कॉमन लिया था, तो नेगेटिव टर्म जो है वो ये वाला आ गया, माइनस जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू माइनस के ये पूरा अंदर है इसके, माइनस जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन माइनस एस इंटू एस प्लस वन अपॉन अपॉन जो है यहाँ 2 एन क्यूब तो बाहर ले लिया था, एल इंटू एल प्लस हाफ एल प्लस वन, तो ये ठीक है, और माइनस 3/4n। तो यहाँ आप इसमें आराम से इसको जब ऐड करोगे तो आप ये आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सो सब्सटीट्यूट एस इक्वल्स टू हाफ फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए हम हाफ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं एस की जगह पे, स्पिन जो होगी, सो एस जब हाफ, और हमने कल देखा था जे इक्वल्स टू एल प्लस माइनस हाफ, ये दो वैल्यूज आ गई जे की, एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ, ठीक है। तो अगेन जे इक्वल्स टू, ये हमने कल भी कैलकुलेट किया था शायद, तो जे इक्वल्स टू एल प्लस हाफ के लिए जो ये वाला टर्म है ये निकाल रहे हैं, तो ये टर्म जो है वो एल आता है, और जे इक्वल्स टू एल माइनस हाफ ये आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ रख करके, ठीक है, जे की वैल्यू यहाँ रख करके और एस की वैल्यू हाफ रख करके, ये दोनों वैल्यू यहाँ रख करके इस टर्म को आप निकाल सकते हो। तो वही निकाला हुआ है मैंने, जे इक्वल्स टू एल प्लस हाफ के लिए एल और जे इक्वल्स टू एल माइनस हाफ के लिए माइनस एल प्लस वन, ठीक है। तो हमारे पास अगेन जो है ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ के लिए आ जाएगी। तो नेट टर्म शिफ्ट यानी कि ये डेल्टा टी जो है वो क्या नेट टर्म शिफ्ट है, तो नेट टर्म शिफ्ट जो है वो जे इक्वल्स टू एल प्लस हाफ के लिए वो आ जाएगी कितनी, डेल्टा टी इक्वल्स टू ये वैल्यू जो है यहाँ पर हमने जे इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रखना है एल प्लस हाफ, ठीक है। तो जे इक्वल्स टू एल प्लस हाफ रखना है, और ये और एस इक्वल्स टू हाफ रखना है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जब हम जे इक्वल्स टू एल प्लस हाफ रख रहे हैं तो एस इसका मतलब क्या रख रहे हैं, हाफ रख रहे हैं, तो ये वैल्यू भी यहाँ रख देंगे। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू यहाँ इस वाली इक्वेशन में रखना है, ठीक है, कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन में वैल्यू रख दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो, हाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास ये आ गया, ओके। सो डेल्टा टी एक तो ये आ गया, दूसरा जे इक्वल्स टू एल माइनस हाफ, यहाँ पर भी जब हम एल माइनस हाफ रख रहे हैं इस इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में, तो वहाँ पर एस जरूर हाफ रख देना, ठीक है। तो एस इक्वल्स टू हाफ और जे इक्वल्स टू एल माइनस हाफ रख दो इस इक्वेशन में, तो फिर से अगेन जो है आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो डेल्टा टी ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो डेल्टा टी आ गए एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ के लिए, और इसको हम एक कंबाइंड इक्वेशन में लिख सकते हैं दोनों टर्म शिफ्ट को, क्योंकि एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ किसकी वैल्यूज़ हैं, जे की वैल्यूज़ हैं, तो जे की वैल्यूज़ जो है एल प्लस हाफ और एल माइनस हाफ हैं, ठीक है। तो जे इक्वल्स टू एल प्लस हाफ और जे इक्वल्स टू एल माइनस हाफ, यानी कि जे इक्वल्स टू एल प्लस माइनस हाफ, तो ये इस जे की टर्म्स में हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक टोटल जो टर्म शिफ्ट की इक्वेशन है वो ये आ जाएगी। तो ये इक्वेशन आई है हमारी, जो टर्म शिफ्ट मिलती है हमें किसके कारण, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण, स्पिन ऑर्बिट, ठीक है, और प्लस जो आपका रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो ये दोनों इफेक्ट के कारण जो है हमारे पास टर्म शिफ्ट जो आती है, जो कि नेट जो टर्म शिफ्ट है, जो कि हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन फाइन स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ये है, ठीक है। और ये किसने किया था, इसको ये सब कुछ किसने किया, ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन और ये जो कैलकुलेशन करी ये किसने करी, डिराक ने, तो इसलिए इस इक्वेशन को कहते हैं डिराक इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा, अब आपने जो है सोमरफेल्ड, जब मैंने पढ़ाया था सोमरफेल्ड रिलेटिविस्टिक करेक्शन, तो वहाँ पर जो है ये इक्वेशन आई थी, डेल्टा टी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और क्योंकि उसने सोमरफेल्ड ने किया था तो सोमरफेल्ड्स रिलेटिविस्टिक इक्वेशन कहते हैं हम इसको, तो ये एक आ गई आपके पास डिराक इक्वेशन और एक ये आ गई आपके पास सोमरफेल्ड रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये आइडेंटिकल है इस इक्वेशन के साथ, ये इक्वेशन देखो बिल्कुल आइडेंटिकल है इस इक्वेशन के साथ, बस केवल एक फ़र्क है, यहाँ पर के की जगह पे क्या आ रहे हैं, जे प्लस हाफ आ रहा है, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। और अगर हम आर इन्फिनिटी की वैल्यू जो है ये पुट कर देंगे 1.097 इन 10⁻7 मीटर इनवर्स एंड अल्फा इक्वल्स टू 1/137 और z इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो सोमरफेल्ड फॉर्मूला जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, सोमरफेल्ड फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे सोमरफेल्ड फॉर्मूला ये वाला, तो यहाँ हमने वो वैल्यू रख दी, ठीक है। तो केवल यहाँ n³ रह जाएगा, बाकी जो है वो क्या आ जाएगा, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी आ जाएगी। तो 584/n³ इंटू अंडर यहाँ है 1/k - 3/4n और ये मीटर इनवर्स में, और इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमने 100 से डिवाइड कर दिया है, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई है सोमरफेल्ड फॉर्मूला। और डिराक फॉर्मूला जो है वो, उसमें भी हमने वो जो कांस्टेंट क्वांटिटी थी आगे, उसको हमने जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सेम थी वो, तो यही आएगा 584/n³, ऐसी थी जैसे कि सोमरफेल्ड फॉर्मूला में थी, बस केवल अंदर यहाँ पर सोमरफेल्ड और डिराक फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, k की जगह पे j+½ है, बाकी सब जो कांस्टेंट क्वांटिटी थी वो भी थी और ये जो सेकंड टर्म है वो भी वही है, तो j+½ ठीक है। और ये इतना आ गया और सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इतना, तो केवल इन दोनों में डिफरेंस केवल ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो नेट टर्म शिफ्ट इज द टर्म शिफ्ट फ्रॉम बोहर लेवल, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टर्म शिफ्ट आया, जो नेट टर्म शिफ्ट आया है, ये चाहे मैं, क्योंकि दोनों मैं कह रही हूँ कि दोनों आइडेंटिकल इक्वेशन है, तो दोनों ही इक्वेशन का हम टर्म शिफ्ट देखते हैं। और ये जो दोनों टर्म शिफ्ट होंगे, चाहे सोमरफेल्ड फॉर्मूला से आया है चाहे डिराक फॉर्मूला से आया है, वो दोनों टर्म शिफ्ट हमारे कहाँ से मेजर होंगी, बोहर लेवल से, जो बोहर लेवल है, क्योंकि बोहर ने जो क्वांटाइज्ड थ्योरी दी थी, ठीक है, वो एटम की, उसकी वजह से क्या था, हाइड्रोजन एटम की जो क्वांटाइज्ड थ्योरी दी उसने, तो उसमें क्या था, वो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, ठीक है, फाइन स्ट्रक्चर को वो जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये जो भी है, तो उसमें जो करेक्शन हुआ है वो किसने दिया, सोमरफेल्ड ने और डिराक ने, ठीक है। सोमरफेल्ड का हमने पहले पढ़ लिया था, डिराक का हमने आज पढ़ा है। तो दोनों की वजह से कुछ जो है एनर्जी में शिफ्ट आया है, तो एनर्जी शिफ्ट किससे देखेंगे हम, बोहर लेवल से, ठीक है। तो बोहर लेवल से हमने इसमें शिफ्ट देखना है, एनर्जी शिफ्ट देखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि इनको कैलकुलेट कर लेते हैं टर्म शिफ्ट को। तो देखो इसके लिए एक टेबल बनाई हुई है, फर्स्ट जो कॉलम है, सॉरी ये देखो, फर्स्ट कॉलम में क्या है, बोहर लेवल, तो इतना तो ये बोहर लेवल के लिए है, ठीक है। और ये वाला जो है वो है सोमरफेल्ड लेवल के लिए, और ये वाला जो है वो डिराक लेवल के लिए। तो जो हमने केवल कैलकुलेट क्या करना है, टर्म शिफ्ट कैलकुलेट करना है, ठीक। तो बोहर लेवल में एन, वहाँ पे सिंपल एन पे डिपेंड कर रही थी एनर्जी, तो n = 1, 2, 3 के लिए जो है वो ऐसी जो है एनर्जी की वैल्यूज आती हैं, ठीक है। बट सोमरफेल्ड लेवल जो है, सोमरफेल्ड लेवल आप देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सोमरफेल्ड जो फॉर्मूला है इसमें देखो आप किस किस पे टर्म शिफ्ट डिपेंड कर रहा है, एन पे और के, एन और के पे जो है डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस एन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा और के वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और n = 1 के लिए जो k की वैल्यू होगी वो 1 होगी। कैसे, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये मैंने तुम्हें बताया था कि n = जब हमने सोमरफेल्ड करेक्शन पढ़ा था तो उसमें देखना n = nr + k, ये बताया था, ठीक है। तो n = जो 1 है उसके लिए जो k की वैल्यू होगी, क्योंकि nr तो है वो 0 होगा, तो k की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 ही होगी n = 1 के लिए, ठीक है। ऐसे ही n = 2 के लिए जो k की वैल्यू होगी, क्योंकि n = है nr + k, एक मिनट, n = nr + k, ठीक है। तो n = जब 2 होगा, n = जब 2 होगा, तो n = 2 कब कब होगा, या तो nr जो है 1 हो और k जो है वो क्या हो, 1 हो, या nr जो है वो क्या हो, 0 हो और k जो है वो 2 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो n की वैल्यू 2 जो है, दोनों ही केस में 2 आ रही है, इसका मतलब कि n = 2 के लिए k की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 1 भी और 2 भी, ठीक है। तो k के लिए, k की जो वैल्यू है वो 2 भी है और 1 भी है, तो पहले हमने 2 लिख दी और फिर 1 लिख दी। समझ में आ रहा है ये k की वैल्यू हम कैसे लिख रहे हैं। ऐसे ही जब आप n = 3 लिखोगे, n = अगेन nr + k, तो n = 3 कब कब आएगा,
जब इस के की वैल्यू जो है वो कौन कौन सी हो सकती है, के की वैल्यू 1, 2 और 3 हो सकती है, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है, ओके। अच्छा, तीसरा जो आपका डिराक लेवल्स है, देखो डिराक लेवल किस किस पर डिपेंड कर रहा है, डिराक शिफ्ट जो है वो डेल्टा टी, वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, वो देखो जे वैल्यू पे और एन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा है कि जे वैल्यू, और जे किस पर डिपेंड करता है, एल पे। जे इक्वल्स टू क्या है, एल प्लस माइनस हाफ हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू, जब हम वैल्यूज रखेंगे तो तभी हमारे पास जो है जे वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो हमने दो कॉलम बना लिए, एक एल के लिए और एक जे के लिए, ठीक। तो देखो एन इक्वल्स टू 1 के लिए आपको पता है जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल्स टू 1 के लिए एल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की कौन कौन सी वैल्यूज होती है, तो 1 के लिए जो है एल क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही एन इक्वल्स टू 2 के लिए एल की वैल्यूज क्या होती हैं, 0 एंड 1, तो वही लिखा है 0 एंड 1, ठीक है। और एन इक्वल्स टू 3 के लिए एल की वैल्यू होती है 0, 1, 2, तो वही लिखा है 2, 1, 0 लिखा है, मैंने उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में लिखा है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि सोमरफेल्ड जो लेवल्स हैं, यानी कि इसमें जो शिफ्ट आएगा वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, के के लिए शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम जे वैल्यूज़ के लिए डेल्टा टी शिफ्ट यानी कि टर्म शिफ्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हम सोमरफेल्ड लेवल्स में देखते हैं, सोमरफेल्ड लेवल्स में तो k इक्वल्स टू 1, तो देखो कैसे बहुत ईजी है, कैसे निकालना है हमें। k इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पुट करना है, और k इक्वल्स टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो n की वैल्यू है वो क्या है, देखो k इक्वल्स टू 1 है तो n इक्वल्स टू क्या है, 1 है, तो n इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में सोमरफेल्ड निकाल रहे हैं, सोमरफेल्ड लेवल, तो यहाँ k इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 1 पुट कर लेंगे। तो ये जब पुट कर लेंगे हम, तो हमारे पास जो डेल्टा टी आ रहा है वो आ रहा है 1.46 सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है, क्योंकि हम इसमें पुट कर रहे हैं तो सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, ओके। ऐसे ही देखो 2 और 1 के लिए, तो 2 जब हम k इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं तो n इक्वल्स टू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ओके। तो n इक्वल्स टू 2 और k इक्वल्स टू 2 रख दो, यानी कि यहाँ पर भी 2 रख दो, यहाँ पर भी 2 रख दो और यहाँ पर भी 2 रख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो कंप्लीट आ जाएगी सॉल्व करके 0.091, ओके। नेक्स्ट जो यहाँ पर देखो k इक्वल्स टू 1 है, तो इसके लिए हम n क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो n इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू 2 एंड k इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू यहाँ 2, k इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, तो 2, 1, 2 ये रख दिया हमने, और यहाँ डेल्टा टी हम निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टी जो है वो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा टी जो है हमारे पास ये आ गई और ये आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ डिराक लेवल्स में हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। डिराक लेवल जो है वो देखो एल इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू, देखो एल इक्वल्स टू 0 के लिए जे कितना होगा, प्लस माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो प्लस हाफ के लिए निकाल रहे हैं हम, केवल हम प्लस पॉजिटिव वाली वैल्यूज ले रहे हैं 0 के लिए, तो प्लस हाफ, ठीक है। प्लस हाफ रखना है, यानी कि जे इक्वल्स टू हाफ रखना है, और एन इक्वल्स टू उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा रखेंगे, 1, तो जे इक्वल्स टू जब हम हाफ रखेंगे तो एल इक्वल्स टू 1 रखेंगे, एन इक्वल्स टू 1 रखेंगे, ठीक है। और जे इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू 1 के लिए जे की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1 प्लस हाफ एंड 1 माइनस हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2 और 1 माइनस हाफ हाफ। तो जब हम j की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो यहाँ n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास टर्म शिफ्ट आएगा इतना, वो किस इक्वेशन से आएगा, इस इक्वेशन से, ओके। और यहाँ फिर देखो j इक्वल्स टू जब हम हाफ रखेंगे तो n इक्वल्स टू अगेन 2 रखेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो टर्म शिफ्ट आएगी वो आएगी 0.456। अगेन हम j इक्वल्स टू हाफ रखेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, n इक्वल्स टू फिर 2 रखेंगे, तो इसके लिए हमारी जो टर्म शिफ्ट आ गई 0.456। तो ऐसे ही हम ये इक्वेशन, ये और भी हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं टर्म शिफ्ट, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ निकालने के बाद देखो आप, हमने बोहर लेवल से शिफ्ट निकाल लिया। बोहर लेवल n इक्वल्स टू 1 के लिए देखो, n इक्वल्स टू 1 के लिए सोमरफेल्ड k इक्वल्स टू 1 और l इक्वल्स टू 0 एंड j इक्वल्स टू हाफ, देखो सोमरफेल्ड ये एंड डिराक का जो ये है l इक्वल्स टू 0 एंड j इक्वल्स टू हाफ के लिए हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। अच्छा मैं अभी इतना ही बताती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ आपको, अभी ज़रा एक मीटिंग है।